का दिन है ना? हमारे जो 9 दिन का रसाहार, फलाहार, जल उपवास, रॉ फूड, ये जो अभियान हमारा चल रहा है, डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ अपनाने की शिक्षा प्राप्त करने का जो एक माध्यम हम लोगों ने बनाया है, उसका। तो आज का जो विषय है, मैंने पहले बता भी दिया था, आपको ग्रुप में डाल दिया था कि फ्रूट्स जो डाइट है, इस पे हम कभी चर्चा करेंगे कि हम लोग नेचुरोपैथिक को अपनाने वाले, नेचुरोपैथी साइंस, नेचुरल हाइजीन साइंस को मानने वाले सैद्धांतिक तौर पे एक मत है कि मनुष्य का मूल आहार जो है फल है। अब वो क्यों है, इस पे हम लोग चर्चा किसी दिन फिर से रखेंगे, लेकिन हम लोग सभी मानते हैं, अभी मान लीजिए। तो इस फल को जब हम अपनाते हैं, मतलब उसको जब हम अपने जीवन का एक अंग बनाते हैं, खाने में जो दूसरे हमारे आहार थे पहले, पके हुए खाने, गेहूँ, चावल, दाल, उनकी तुलना में जब हम इसको महत्व देना चालू करते हैं फल को, या हमारी खाने में उनकी मात्रा जब हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे, या पूरा फलाहार पे आ जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शुरुआत में। तो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा होता है कि ये जो लक्षण जो मुझे शरीर में दिख रहे हैं, तो ये फल के तार इसकी वजह से हो रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उसको वो फल को या फ्रूट डाइट को या फलाहार को वो दोषी मानते हैं। तो उसमें आम तौर पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे लोगों ने पूछे थे, और आम तौर पे लोग पूछते भी हैं। आप में से भी किसी ने पूछा है कि राम रतन जी का भी, योगाचार्य जी का भी ये सवाल था कि सर्दी मुझे पैदा कर देता, फल मैं जब भी खाता हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है। तो एक कॉमन सवाल है कि फल ठंडे होते हैं और वो सर्दी पैदा करते हैं। तो ठंडे होने की जो धारणा उनकी आई है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर खाना जो है वो गर्म खाते हैं। कुक्ड फूड जो हम लोग खाते हैं, वो हम लोग गरम खाते हैं। यदि ठंडा रखा है तो उसको फिर गरम करके ही खाते हैं। तो गरम खाना खाने की आदत हो गई है। फ्रूट्स तो हम लोग रॉ फॉर्म में खाते हैं, तो उसको गरम करने का कोई सवाल नहीं है। तो फीलिंग जो थोड़ा सा आती है वो ठंडा लगता है। लेकिन एक दूसरी भी एक फीलिंग या आती है कि फल सर्दी पैदा करते हैं। ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये देखने में आया है कि जब वो फल खाते हैं तो उनको छींक आना चालू होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, और आँख से, नाक से पानी आएगा, पतला पानी आएगा, ये सब होता है। तो लोग घबरा के सोचते हैं कि फल जो है वो सर्दी पैदा करता है, जबकि ये बात सरासर गलत है। एक्चुअली में जो होता है उसका कारण दूसरा है। आप जिस डाइट को अभी तक खाते आए हैं, उसमें से ज़्यादातर उसका जो पोर्शन है, उसका भाग है, वो म्यूकस फॉर्मिंग होता है, मतलब कफ पैदा करने वाला होता है। आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं कफ कारक, उसमें अन्न है, नॉन वेज से बनी हुई चीज़ें हैं, तली हुई भुंजी हुई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कम या ज़्यादा मात्रा में हमारे फेफड़े में और आंतों में और शरीर की बहुत सारी जगह म्यूकस पैदा करते हैं। तो जब वो म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा हमारे फेफड़े में हो जाता है, और हम लोग कभी काढ़ा पी के, कभी दवाई पी के उसको निकालते नहीं, बल्कि उसको जमाने में मदद करते हैं, उसको सुखाने में मदद करते हैं। तो ये सभी के जितने लोग भी आज इंडियन स्टैंडर्ड डाइट खा रहे हैं, जो सामान्य खाना हम लोग बोलते हैं, उस खाने में भी बहुत म्यूकस पैदा होता है। वो कभी-कभी अपने तरीके से निकल भी जाता है, लेकिन जब हम फल पे आते हैं या उपवास पे आते हैं, तो शरीर पूरी ताकत लगा के उसको बाहर फेंक देता है, आपको ठीक करने के लिए। तो जैसे आप फ्रूट डाइट पे आएँगे, फल खाना चालू करेंगे, तो ये सिम्पटम आने की आपको संभावना है। ज़्यादातर लोग इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और दुनिया भर में तो ये प्रचलित है कि सर्दी एक बीमारी है। अभी कोविड भी आया था, उसको भी, वो भी सर्दी खांसी जैसी बीमारी थी, उसको भी बीमारी मान लिया गया। लेकिन नेचुरोपैथी बोलती है सर्दी, खांसी आना, छींक आना, ये शरीर का एक प्रयास है अंदर जमी हुई गंदगी को, बलगम को निकालने का। तो इसको हमको वेलकम करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, और प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो मेरा शरीर गंदगी से मुक्त हो रहा है। तो ये एकदम ही गलत प्रचार है कि फल सर्दी पैदा कर सकता है या ठंडा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। प्रकृति में सभी जीव जो है वो खाने को ठंडा ही खाते हैं। जंगल में घास ठंडी है, फल ठंडे हैं, घास ठंडी है, पत्तियां ठंडी हैं।
तो ये सब ठंडा ही है, कोई गर्म करके खाता नहीं, मनुष्य ही अकेले गर्म करके खाता है। दूसरी एक परेशानी लोग के मन में आती है कि क्योंकि जो लोग नॉन वेज, दाल, बीन्स ये सब हम लोग खाते हैं, दूध पीते हैं, तो उनके मन में आता है कि शायद फल में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन की कमी के बारे में उनके दिमाग में एक वहम आता है और उनको लगता है फिर मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा यदि मैं फल पे आता हूँ तो। क्योंकि प्रोटीन के मामले में जो हमारे तक अभी तक दिमाग में था कि वो नॉन वेज में होता है, फिर दालों में होता है, फिर बीन्स में होता है, दूध में थोड़ा बहुत होता है। तो अब हमको तो वो डाइट मैंने बंद कर दी, अब मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक्चुअली में हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन को पचाता नहीं है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है एमिनो एसिड की। उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिसको हमारा शरीर खुद बनाता है। तो फ्रूट्स जो हैं, यदि आप डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का इंग्रेडिएंट देखेंगे, उसके जो अंदर के जो तत्व मौजूद तत्वों को देखेंगे, विटामिन न्यूट्रिशन को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सभी प्रकार के ऑलमोस्ट जो हमको ज़रूरत है, सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड इन फलों में पाए जाते हैं। यदि हम फल अच्छे ऑर्गेनिक फल यदि हमको मिलते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी कभी नहीं हो सकती। और ये दिमाग से वहम निकाल दें कि पर किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन खाना है। देखिए मदर्स मिल्क में कितना प्रोटीन होता है, एक बच्चा जो है ना 6 महीने में करीब करीब डबल वेट का हो जाता है। तो मदर्स मिल्क में 1.1 से लेके 1.2 तक, इससे ज़्यादा प्रोटीन होता ही नहीं है। लेकिन वो बच्चा उसी दूध को पी के, प्रोटीन बहुत कम होता है, उसको दे पी के 6 महीने में 8 महीने में जस्ट डबल उसका वेट हो जाता है। तो उतनी प्रोटीन की हमको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, हमारे जो सेल में प्रोटीन होता है, वो जब सेल का विभाजन होता है, जब वो सेल टूटते हैं या सेल खराब होते हैं, तो उसको शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब है खाना और साइकोटिस मतलब होता है सेल। तो सेल को खाने वाले सेल भी हमारे बॉडी में होते हैं, वो उस प्रोटीन को, जो सेल के प्रोटीन है, उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। और करीब करीब आप बोल सकते हो 90% हमारे शरीर का प्रोटीन है जो वो फैगोसाइटोसिस नाम की एक प्रक्रिया है, एक फैगोसाइट्स नाम के एक सेल होते हैं जो शरीर के गंदे वाले सेल, जो डेड सेल हैं, उसको खा के और उसको फिर से अच्छे वाले प्रोटीन में बदल के हमारे शरीर को दे सकते हैं। तो 90% तो हमारे शरीर को वैसे भी ज़रूरत नहीं है। जो 10% हमको विटामिन की ज़रूरत है वो हमको फ्रूट्स में बड़े आसानी से मिल जाती है, सभी कुछ। इसके बाद नंबर आता है फैट का। फैट मतलब वसा जिसको बोलते हैं, जो हमको चर्बी के रूप में, तेल के रूप में हमको देखने मिलती है। तो इसको वो लोग बोलते हैं कि ये कहाँ है फलों में। तो फिर वही बात लागू होती है कि हमको डायरेक्ट फैट की ज़रूरत नहीं है, हमको फैटी एसिड की ज़रूरत है होती है। और हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट जो फैटी एसिड है जिसको बोलते हैं लिनोलिक एसिड, जो करीब करीब सभी फलों में होता है, करीब करीब सभी फलों में। वो यदि हमारे शरीर में, यदि हम फल खाते हैं, सफिशिएंट मात्रा में यदि फल खाते हैं, तो हमको फैट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि एक प्रक्रिया है, देखिए शरीर में, आपने कभी कभी सुना होगा कि आप मोटे क्यों हो रहे हो, तो बोले शक्कर ज़्यादा खा रहे हो, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आप मोटे हो रहे हैं। अब मीठा जो होता है वो तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो फैट में कैसे कन्वर्ट होता है शरीर में? यदि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो फैट में, शरीर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप यदि शक्कर ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, या ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी और ज़रूरत से ज़्यादा यदि ग्लूकोज हो जाता है तो शरीर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड में, और आपके फैट बना देता है वो बॉडी में। तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ लागू, क्या बोलते हैं, प्रोटीन के, फैट के साथ लागू नहीं है, ये प्रोटीन के साथ भी लागू है। यदि आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बनता है तो शरीर उसको प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये कोई बताता नहीं आपको। जबकि सैद्धांतिक तौर पे ये बात सही है कि यदि हमारे शरीर में शुगर ज़्यादा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो
वो फैट में भी कन्वर्ट कर सकता है शरीर, और शरीर उसको प्रोटीन में भी कर, दोनों ही क्षमता शरीर के पास में है। और शरीर जब खुद कन्वर्ट करता है तो वो बहुत प्लानिंग से बहुत अच्छे वाले प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, बहुत अच्छे वाले फैट में कन्वर्ट करता है ज़्यादातर, यदि उस हिसाब से हम उसको फूड सप्लाई कराएं। तो फैट आपके शरीर में हो गया, प्रोटीन शरीर में हो गया, मिनरल्स और विटामिन्स तो हमारे शरीर में जो चाहिए वो पूरे के पूरे फल में भरे हुए हैं, कभी कोई कमी नहीं होती। विटामिन सी भरा हुआ है और जितने ए बी सी के सब कुछ है, जितने विटामिन हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो विटामिन डी कम होता है, लेकिन वो भी यदि हमारे शरीर के बैक्टीरिया यदि अच्छे हैं तो वो, और हम धूप में रहते हैं तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती इस सब की, सब कुछ बना लेता है। विटामिन के हमारे शरीर में बन जाता है यदि हमारे शरीर के में राइट फूड राइट क्वांटिटी में यदि हम अपने शरीर में डालते हैं, तो हमारे शरीर के जो अंदर के बैक्टीरिया बहुत सारे विटामिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। विटामिन B12 भी बना सकते हैं, विटामिन के भी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन की वो खुद निर्माण कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, किसी का था कि फ्रूट खाने से मुझे कमजोरी कमजोरी लगती है। तो देखिए, ये एक्चुअली में शुरुआत के सिम्टम हैं। जब आप डाइट चेंज करते हैं, आहार बदलते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, तो कुछ दिनों तक जो खाना आप खाते थे जब आपको नहीं मिलता, तो उसके एक विड्रॉल सिम्टम आपके शरीर में आते हैं। जैसे मैंने बार बार मैं उदाहरण देता भी हूँ कि जो नशा करने वाला है वो यदि शराब छोड़ता है तो उसको दिक्कत होती है, जो तम्बाकू खाने वाला वो तम्बाकू छोड़ता है तो उसको दिक्कत होती है, उसको कमजोरी आती है। क्या रीना, ये वो हो गया रीना, ये अपने आप आउट हो गया, पता नहीं, एक मिनट देखते हैं। हम्म, हम्म, एक मिनट देता हूँ। कर रहे होंगे उनको मत डिस्टर्ब कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक। तो ये जो कमजोरी आने वाला जो सिम्टम है वो ज़्यादातर जब भी हम लाइफ स्टाइल जो कमजोरी आने वाला जो हाँ जी, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, तो ये जो जब हम लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, दवाइयाँ बंद करते हैं, पुराना खाना बंद करते हैं और फूड डाइट पे आते हैं या रॉ डाइट पे आते हैं, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और इससे आप बच नहीं सकते। इवन एक व्यक्ति यदि मान लो चाइनीज़ खाना खाता है और उसके बाद वो इंडिया में आके रहता है, इंडियन खाना चालू करेगा, तो कुछ दिन में उसको तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे वो खाना शरीर एडजस्ट कर लेता है। तो वैसे ही अभी तक आप ज़्यादातर पका हुआ खाना खाते थे और बीमार रहते थे। अब जैसे आप प्राकृतिक आहार पे आते हैं, शरीर को एनर्जी मिलना चालू होता है, शरीर गंदगी बाहर निकालना चालू, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में शुरुआत का जो समय है वो थोड़ा हलचल वाला होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जब फलाहार पे आते हैं, कुछ दिन में उनको जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, गाइड करने वाला नहीं होता है कि दीज सिम्टम और पॉजिटिव सिम्टम ये आपके हेल्प के लिए हैं। वो फल को दोष देता है और फल को बंद कर देता है, फिर वो अपना पका हुआ खाने पे आ जाता है, चालू हो जाता है। तो जबकि फल तो उसका मूल आहार है मनुष्य का, तो वो खाने से तो बीमारी होना नहीं, क्योंकि आपने सालों तक नहीं खाया उसको। अभी आपका शरीर उसको खाने का आदी नहीं था। अभी आपको गंदा खाना या पका हुआ खाना जिसको बोलते हैं, नॉन वेज है, मिल्क प्रोडक्ट है, पैक्ड फूड है, ये सब खाते चले आए, तो आपका शरीर उसके हिसाब से चल रहा था। बीमारी हो रही थी आपको। अब आप सोच रहे हैं कि बीमारी मेरी ठीक हो और कभी मैं बीमार ना पड़ूं। तो ये रास्ता एकदम सिंपल नहीं है। ये रास्ता शुरुआत में थोड़ा सा कठिन होगा। तो ये जो कमजोरी लगने का जो सिम्टम आता है वो इसीलिए आता है कि अब आपका शरीर एक्चुअली में एडजस्ट कर रहा है। अभी वो खाने को पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे जब एक्सेप्ट करना चालू होगा तो वो कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। साथ में एक सिम्टम और भी है कि लोगों को शुरुआत में जब आप डाइट चेंज करेंगे, रॉ डाइट पे आएंगे या फलाहार पे आएंगे, तो आपका वजन गिरता है। इसका कोई समाधान नहीं है, इसका एक प्रक्रिया है कि पहले बॉडी आपकी जो गंदा फैट है या गंदा वजन है या जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में जमा हुआ है, एवरेज आप मान के चलिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड डाइट जो लोग खाते हैं, नॉन वेज जिन लोग नहीं खाते उनकी बात कर रहा हूँ, उनके शरीर में भी कम से कम 7 से 15 किलो गंदगी एवरेज रहती है।
यदि आप 60 किलो आपका वजन है तो आप मान के चलिए इसमें से 10 किलो एवरेज 12 किलो तो गंदगी का होता है। तो जब हम नेचुरल डाइट पे आते हैं, फ्रूट डाइट पे आते हैं, तो पहले शरीर डिटॉक्स करता है, वो गंदगी को निकालता है, गंदे फैट, गंदे सेल, टॉक्सिन, स्टोन, कैंसर सेल, ये सब जो आपकी बॉडी से जब बाहर जाते हैं तो आपका वजन गिरता है। फिर एक जगह पे आके फिर वो वजन स्थिर होता है और फिर उसके बाद उसी डाइट से वो वजन बढ़ना चालू होता है और फिर एक स्टैंडर्ड डाइट वजन पे आके जो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपके शरीर को चाहिए, उस वजन पे आके आपका शरीर आपको बोलता है हाँ ये वजन ठीक है, उस जगह पे आके स्थिर हो जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो जब भी आप डाइट चेंज करेंगे, इस प्रोसेस से ही आपको गुजरना पड़ेगा। पहले डिटॉक्सिफिकेशन होगा, उसके बाद ही रीजनरेशन होगा। विदाउट डिटॉक्सिफिकेशन, विदाउट वेट लॉस, आप कभी भी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। यदि आपने वजन पे ध्यान देना चालू किया तो आप कभी भी इस डाइट को अपना नहीं पाएंगे, कभी भी आप डिजीज फ्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक लाइफ स्टाइल से होके आए हैं। आपके शरीर में टॉक्सिन का एक वेट है जिसको आप वेट के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब उसको काउंट कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये एक दिन उसको निकालना पड़ेगा शरीर से। ये नहीं निकलते, इसीलिए तो आप दवाई करते रहते हैं जीवन भर, आप ठीक नहीं हो पाते। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में जब आपका वजन कम होगा, फिर एक समय आके आपकी बॉडी फिर रीजनरेट करेगी। जब रीजनरेट करेगी तो तब आपका स्किन का टेक्सचर बदल जाएगा, आपका सब कुछ टोटल सब कुछ बदल जाएगा। आपकी फीलिंग बदल जाएगी, आपकी मेमोरी इनहेंस हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा, आपका एंडोरेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब आता है कुछ लोग का सवाल कि हमको फ्रूट डाइट में हमारा वजन नहीं बढ़ता या रॉ डाइट में हमारा वजन नहीं बढ़ता। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यदि आप सामान्य तौर पे जो घरेलू कामकाज करते हैं या जो कोई क्लर्क है, कोई टीचर है जिनका सेडेंट्री वर्क है या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, उनका वजन फ्रूट डाइट पे, रॉ डाइट पे कभी नहीं बढ़ता। उनको यदि वजन बढ़ाना है तो उनको थोड़ा स्ट्रेनस एक्सरसाइज डंबल वगैरह से करके या टफ एक्सरसाइज करना पड़ेगी जिसमें मांसपेशी एक्सपेंड होंगी, तभी वो इस डाइट पे अपना वजन बढ़ा पाएंगे। नहीं तो उनका वजन एक सामान्य जिस एक्टिविटी में, जिस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व हैं, उस गति के हिसाब से ही उनका वजन बढ़ेगा जो आपको ज़रूरत है। जब आपकी गतिविधि का लेवल बढ़ेगा, जब आपकी मांसपेशियों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जब उसमें तनाव होगा, तभी आपका वजन बढ़ेगा। नहीं तो आप एकदम सामान्य रहेंगे, बल्कि सामान्य से थोड़ा सा अंडर वेट ही रहेंगे, क्योंकि ये सामान्य वेट की जो धारणा है वो यूरोप अमेरिका से आई हुई है उनके हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं। सब देश की बिल्डअप अलग अलग होता है, बनावट शारीरिक अलग होती है, तो उनके हिसाब से वेट थोड़ा थोड़ा अंतर होना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि आप खा के, जैसे हम लोग फैट बढ़ा लेते थे, खूब वजन हो जाता था, गोल गोल हो जाते थे, वैसा इस डाइट से कभी नहीं हो पाएंगे। वो तभी हो सकता है जब आप उस डाइट के साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज टब वाली करिए, ऐसे योगासन करिए जिससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है, ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। तब वो मांसपेशी को बढ़ाने के लिए वही खाना जिसने एक समय आपका वजन कम किया था, वही खाना फिर आपका वजन बढ़ा देगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, उनका कहना था कि ये खाने से मेरे को पेट नहीं भरता। तो उसका कारण ये है, सिंपल सा है, कि ये खाना जो हम अभी खा रहे हैं ये बहुत ही सुपाच्य होता है, बहुत ही जल्दी, 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे सब कुछ हो जाता है इसका। और अभी तक हमारी आदत क्या थी कि हम ऐसा खाना खाते थे जिसको पचने में 12 से 18 घंटे लगते हैं। तो हमारी आदत थी खा लिया और उसके बाद आराम से पच रहा है वो, बड़ी आंतें हैं हम लोगों की, 32 फीट की आंतें हैं, तो वो खाना पच रहा है, फिर धीरे धीरे जा रहा है। कितना पच रहा है नहीं पच रहा उससे लेना देना नहीं, लेकिन वो पचने में इतना समय लगता है। तो अभी हम ऐसे खाने पे आए हैं जो ज़्यादातर 2-2.5 घंटे 3 घंटे में उसका सब कुछ हो जाता है। तो हमको बार बार भूख लगेगी, बार बार खाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर धीरे 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 शरीर जब एडजस्ट हो जाएगा तब आपको फ्रिक्वेंटली इतना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 टाइम 3 टाइम के खाने से भी लोगों का काम चल जाता है इसमें। तो ये सामान्य बातें थी जो इस डाइट को फॉलो करने के दौरान आम तौर पे लोगों ने जो मेरे सवाल किया वो था। इसके अलावा भी यदि आपका फ्रूट डाइट के बारे में या फलाहार के बारे में कोई क्वेश्चन हो, या अभी फलाहार पे चलते समय आपको कोई दिक्कतें हो रही हो, तो वो क्वेश्चन भी अभी रख सकते हैं।
और नहीं तो फिर मैं कुछ और बात करूँगा इसके बाद। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं वैसे फर्स्ट टाइम रहा ये भी हुँ, फास्ट में। जी, जी। इसके पहले परहेजी खाना खाता था, हुँ, क्योंकि हुँ, पिछले लगभग 18-19 साल पहले काफी प्रॉब्लम था पेट की बीमारी के कारण। हुँ, तो परहेज से ही ठीक हुआ, दवाई से तो नहीं हुआ था। मैं हुँ, एलोपैथी लेता था लेकिन उससे आराम नहीं लगा था। हुँ, धीरे धीरे परहेज शुरू किया, उससे आराम लगा। हुँ, जब भी मैं कोई ऐसा चेंजेस करता हूँ, जैसे अभी मैंने ये नवरात्रि के दौरान मैंने सोचा चलिए मैं भी 9 दिन फास्ट में रहना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ पपीते पे रह रहा हूँ। हुँ, तो उसमें हो क्या रहा, मोशन नहीं हुआ मुझे। हुँ, मतलब जैसे ही चेंजेस हुआ ना, तभी हुँ, मोशन मतलब क्लियर नहीं हुआ, पेट अब साफ नहीं हुआ। हुँ, ये प्रॉब्लम आ रही। अच्छा। देखिए, क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, शुरू के सेशन शायद आपने अटेंड नहीं करे। जब आपने जो किया हाँ, बहुत नहीं, एडवांस उसका आपने जो कंप्लीट तय किया किया ना, था। उसको बोलते हैं मोनोमील। तो एकल फलाहार पे आप रहे, जो थोड़ा एडवांस स्टेज है। हम लोग चाहते हैं कि शुरुआत में लोग करें तो केवल फलाहार पे रहें, टोटल फल पे, मतलब बहुत सारे फल खाएं वो डिफरेंट टाइप के। और इसके दौरान दो दो बार उनको एनीमा लेना पड़ता है शुरुआत में कुछ दिन, क्योंकि जो हमारे पास टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन की क्वालिटी दो टाइप की होती है, बल्कि तीन टाइप की होती है। एक होता है कि वो कब्जियत पैदा करेगा म्यूकस के साथ मिलके, अंदर जो डिपॉजिट है आपका पुराना फैकल मांस। और दूसरा होता है कि वो लूज मोशन करेगा। और तीसरा होता है कि कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया, लूज मोशन के साथ। ये तीनों स्थिति बनती हैं। तो तीनों स्थिति का समाधान एक ही है कि यदि आपने डाइट चेंज की है और नेचुरल लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, तो आपको शुरुआत में नेचुरोपैथी में, जिसको कोलोनिक्स बोलते हैं, कोलोनिक इरिगेशन बोलते हैं, एनिमा लेना बोलते हैं, आयुर्वेद में और योगा में जिसको वस्ती क्रिया बोलते हैं, इसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ दिन। तो ये समस्या आपकी समाधान हो जाएगी और बहुत सारे सिम्टम आपके सबसाइड हो जाएंगे। तो आपको पपीते अकेले पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पपीता भी मार्केट में अच्छा आ भी नहीं रहा है इस पीरियड में। तो आपको सीजन के फ्रूट्स इस्तेमाल करना है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, अंगूर है, संतरा है। इस पे रहेंगे तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। और किसी का कोई सवाल है? नमस्ते सर, जी, एक जी। एक क्वेश्चन ये था कि ये मेमोरी का क्या कनेक्शन है? मतलब ये रॉ डाइट से मेमोरी कैसे अच्छी हो सकती है ज्यादा बहुत एज में भी? बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी मेमोरी। देखिए, मेमोरी क्या है? मेमोरी जो है ब्रेन में एक शरीर का एक पार्ट है ना, जो मेमोरी को वो करता है, कंटेन करता है। तो उसको क्या चाहिए? उसको तो नेचुरल खाना चाहिए, जो उसके लिए हिसाब से उसके सामान और क्वालिटी वाले सेल बना सकें। तो बेस्ट फूड यदि मान लीजिए ह्यूमन का फल है, तो फल खाएंगे तो सबसे अच्छी क्वालिटी की यदि फल जो सेल बनते हैं, वो फल खाने से बनते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डिफिशिएंट होता है जब आप सब्जी खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और डिफिशिएंट होता है जब आप नट्स सीड खाते हैं। उसके बाद और डिफिशिएंट होता है जब हम पके हुए खाना और मिक्स डाइट और कुछ भी मिला के खाते रहते हैं। तो जो यदि फलाहार पे रहता है, उसकी मेमोरी, उसका कंसंट्रेशन, उसका क्या बोलते हैं, एनालिसिस का जो मतलब लॉजिकल जो पार्ट है ब्रेन का, वो सब कुछ डेवलप होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, हज़ारों लाखों लोगों का अनुभव है। मेरी भी मेमोरी पहले बहुत ख़राब थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं तो अभी एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ, BNYS कर रहा हूँ, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोर्स है वो MBBS का कोर्स बराबर है। इतनी मोटी मोटी एनाटॉमी किताब है। एक जॉइंट्स की भी यदि आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें 60-70 टर्म्स एक जॉइंट्स में होती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसको कैसे याद कर पाऊंगा। लेकिन मैं जब देखा एग्जाम में कि मेरे को तो याद हो पा रहा है, नहीं तो मैं पहले लोगों के नाम भी नहीं याद कर पाता था। तो ये मैं सोचा ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तो वो लगा कि ये शायद इतने दिनों तक जो हम लोग डाइट ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, और बॉडी जो हमारी क्लीन है। तो मैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ, कभी कभी अपने शरीर को भी थोड़ा ट्रबल में डालता हूँ, फिर ओवरकम, इसीलिए लोगों को सिखाने के लिए। उसके बावजूद भी जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, और मैं फर्स्ट ईयर 75% से मैंने निकाल भी लिया। अभी मैं सेकेंड ईयर दूंगा इस बार। तो डेफिनेटली आप नो डाउट
you will be benefited by fruit diet in the part of memory or whatever you say. Definitely. बताइए नेक्स्ट. तो आई थिंक ये जो अभी हो रहा है वो टेम्परेरी है, राइट? कि अभी एकदम से हाँ हाँ शायद हाँ, फ्रूट्स पर आए हैं तो वो टेम्परेरी है ये कि कभी टेम्परेरी. ऐसे होता है कि नहीं, जैसे ये अभी टेम्परेरी फिनोमेना है और इसके बिना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है. विदाउट पेन नो गेन. तो इट इज़ टेम्परेरी. जब ये ट्रांजिशनल पीरियड चला जाएगा तब जो आपकी बॉडी में चेंज आना चालू होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे. लेकिन ये इसका कोई वो नहीं है, मतलब सब कोई क्या बोलते हैं, कोई दूसरा साधन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है. इसी लॉन्ग कट से होके ही जाना. जो लोग भी आज तक जिन्होंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया वो इसी प्रोसेस से. कुछ दिन मिजरेबल आपको बनना पड़ेगा, कुछ तकलीफ सहना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको उसका गेन चालू होगा जो आपने किया है, और फिर वो बना रहेगा जब तक आप उसको बनाना चाहेंगे तो. जी थैंक यू भैया. जी बताइए. और तो एक और खासियत होती है फ्रूट्स की. देखिए हमारी बॉडी का जो कंस्टिट्यूशन है, जो बनावट है, हमारे शरीर का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम, जो शरीर के टेम्परेचर को, शरीर के डिस्चार्ज को, शरीर के हार्मोन को, सभी कुछ को वो बैलेंस करता है. उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम, है ना. जो हमारे ब्रेन से चालू होता है पूरे शरीर में फैला हुआ है. बीपी को कंट्रोल करना, पीएच को मेंटेन करना, कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ आप उसको ठीक करना, तो इसको बोलते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम. ये होम्योस्टेटिक सिस्टम को चलाने के लिए हमारे शरीर में एल्केलाइन वातावरण की जरूरत होती है, क्षारीय वातावरण की. एसिटिक वातावरण में ये होम्योस्टेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता. तो फ्रूट और रॉ वेजिटेबल जो है वो पूरा का पूरा अल्केलाइन फूड है. तो वो हमारे होम्योस्टेटिक सिस्टम को बहुत अच्छे से मदद करता है और हमारी तमाम बीमारियां चालू हो जाती, ठीक होना चालू हो जाती. क्योंकि हमारी बॉडी का जो कंस्टिट्यूशन है वो 80-20 का है. 80% हमारी बॉडी का फ्लूइड, हमारी बॉडी का ब्लड, बोन मेरो, सभी चीज़, डाइजेस्टिव जूस, सभी कुछ जो होता है वो क्षारीय होता है. ब्लड भी क्षारीय होता है. सिर्फ स्टमक एसिड और एक दो जगह ऐसी जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो एसिडिक होती हैं. तो हमारे फूड में भी उसी कॉम्बिनेशन में यदि हम लोग खाते हैं कि 80% फूड हमारा क्षारीय हो और 20% एसिडिक हो, तो हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे. तो एक तो फल की ये बात हो गई. दूसरा है कि जो कुक्ड फूड होता है जो हम लोग खाते हैं ना, वो कुक्ड फूड चाहे बहुत कम मात्रा में हो, बहुत सुपरफिशियली हो और कई बार डेप्थ में भी हो, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तनाव पैदा करता है. इस तनाव को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेमेशन. उसको सूजन शब्द जो है वो एक्चुअली में ठीक नहीं है. इन्फ्लेमेशन एक शब्द है, उसको क्या हिंदी में बोलेंगे, जो भी है बोल सकते हैं हम. आमतौर पे लोग सूजन बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में सूजन नहीं है. तो वो ल्यूको, हाँ, वो क्या करता है, वाइट ब्लड सेल को बढ़ा देता है. क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन को कॉम्बैट करने, इन्फ्लेमेशन के लिए शरीर को उस जगह पे वाइट ब्लड सेल भेजना पड़ते हैं, तो वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ा देता है. कुक्ड फूड जितने भी हैं, और ये जो हमारा अल्केलाइन फूड है, ये उसको मेंटेन करके रखता है. क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेशन की ज़रूरत ही नहीं है. शरीर में कहीं रिपेयरिंग की उस तरह की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में नहीं होती. वो इन्फ्लेमेशन हमारे थायराइड में पहुंच गई तो थायराइड चालू हो गया, वो हमारे जॉइंट्स में पहुंच गई तो रूमेटिज्म, आर्थराइटिस हो गया. तो जहाँ जहाँ भी पहुंचेगी, माइग्रेन हो गया, ये सब इन्फ्लेमेशन से होता है. तो हमारा फूड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म. जितना हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, शरीर से तमाम तरह की जो इन्फ्लेमेशन है, ल्यूकोसाइकोटिस जो बोलते हैं, वो सब चला जाएगा और वाइट ब्लड सेल अपने बैलेंस में रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे. और सबसे बड़ी बात है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है. हमारे शरीर की जो इकोनॉमी है, डाइजेस्टिव इकोनॉमी, उसका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है. तो फल खाएंगे तो आपको थकान भी नहीं आएगी कि चलो बहुत नींद आ रही तो सो गए. तो जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो बोला था कि ज़्यादातर आप फलाहार पे रहिए, हैवी खाना मत खाइए. लोग बोलते हैं कि जिस समय एग्ज़ाम हो रहा तो उस समय इस तरह की चीज़ आप ज़्यादा खाइए, पका हुआ आहार, बहुत तला हुआ भुजा हुआ मत खाइए. तो उसका कारण यही है कि ये सब चीज़ हमारी जो वाइटल इकोनॉमी है, हमारा डाइजेस्टिव इकोनॉमी है, उसके ऊपर बहुत टैक्स पैदा करते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा
दबाव डालते हैं और उस कारण हमारा शरीर पूरा शिथिल हो जाता है और हमको बहुत ज़्यादा नींद आती है, मेंटल हैवीनेस आती है। तो वो सब तमाम समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं जब हम फ्रूट या वेजिटेबल रॉ डाइट पे आते हैं। तो ठीक है, इतना काफ़ी है आज। अब आप लोग का यदि कोई सवाल हो तो उस पर चर्चा करते हैं, समय तो काफ़ी हो गया है। तो सर दोनों, नमस्कार। हाँ जी बताइए। नमस्कार जी, बताइए। सर सीमा बात कर रही हूँ नोएडा से। जी बताइए। सर दिन में मैंने एक आपसे क्वेश्चन जो आपका था, आपने कहा था कि धूप लेनी चाहिए सभी को, आधे घंटे पौन घंटे की धूप लेनी चाहिए। तो सर मैं धूप नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कमरे के अंदर भी रहती हूँ तो दोपहर टाइम में मेरे पूरे दोनों हाथों में चकत्ते से पड़ जाते हैं और दाने दाने पड़ जाते हैं, बहुत इचिंग होती है उसमें। तो धूप में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ मैं सुबह से भी। क्या करना चाहिए मुझे सर? धूप ही लेना चाहिए। देखिए, अभी तक आप जब धूप ले रहे थे तब आपकी डाइट ये नहीं थी, जी है ना? जी अभी आपकी डाइट चेंज हो गई। धूप तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हवा ज़रूरी है वैसे ही उतना ही धूप भी ज़रूरी है। हम लोग धूप ये और तो हवा, है सर, मेरे साथ करीब 10-12 सालों से ये प्रॉब्लम है, जी 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 बिल्कुल धूप में नहीं जा पाती जी हूँ जी, मैं। अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे करना है उसको। वो कभी आप उससे जी बच नहीं पाएंगे जी और शरीर में आपके विटामिन डी की कमी होती रहेगी और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। शरीर की बहुत सारी इम्यूनिटी का जो क्या बोलते हैं मूल बात है वो उसमें विटामिन डी का इस्तेमाल होता है। तो वो तो आपको एडॉप्ट जी एडॉप्ट करना ही है। तो आपको क्या करना है कि पहले उसका एक तरीका है सन बाथ लेने का। जिनको ऐसी दिक्कतें होती है, पहले आप केवल अपने पैर घुटने के नीचे ही धूप पे रखेंगे, यहाँ से चालू करेंगे और थोड़ी ठीक है देर के लिए करेंगे। जी और साथ में आप जो डाइट ठीक है आपने चेंज की है उसके साथ में 2 टाइम एनीमा भी लेना है आपको इस बीच में। सर। अभी तो मैं जल पे रह रही हूँ। तो भी एनीमा लेना है आपको। ठीक है सर। हाँ, एनीमा लेना है क्योंकि आप जिस डाइट से आ रहे हैं ना, जी एनीमा की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है जो 2-3 महीने 4 महीने रॉ डाइट पे हो जाते हैं। उनको एनीमा की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप एक डाइट से जी बदल के दूसरी डाइट पे आए हैं तो कुछ दिन लेंगे तो आपको बहुत सारे सिम्टम, जैसे मान लो 5 दिन परेशान करने वाले हो तो वो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे। तो आप यदि एनीमा लेते हैं और आप पहले घुटने के नीचे तक धूप में रहिए कुछ दिन, 1-2 दिन, उसके बाद फिर कमर तक आइए, उसके बाद फिर पेट तक आइए, उसके बाद गर्दन तक आइए। सिर पे कपड़ा रख के ही धूप तापना है आपको। सिर में धूप नहीं लगना चाहिए, सिर को आपको ढकना है और उसके बाद धूप तापना है। उसके बाद यदि कोई दिक्कत होती तो फिर मुझे बताइए। मेरे ख्याल से इसमें धीरे धीरे आपका समस्या ठीक का समाधान हो जाएगा। जी, नेक्स्ट ठीक है। थैंक क्वेश्चन। यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये धूप में जाते हैं तो फिर सर दर्द क्यों करता है? मतलब पूरी भी धूप में सर को ढक के ही जाना चाहिए क्या, ऑल द टाइम कैप लगा के? उसका रीजन क्या है कि धूप में जल्दी सर दर्द हाँ, होने लगता है? नहीं नहीं, जो सर दर्द होता है इट इज़ अ साइन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। कभी भी कोई भी देखिए, कॉमन मैं बताता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, आप लोग समझ भी पाएंगे तो कभी भी आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप खुद कर लेंगे। आपको सिर्फ देखना है कि प्रोसेस इज राइट और रॉन्ग। जैसे धूप तापना गलत है कि सही है, फल खाना सही है कि गलत है, कच्चा खाना सही गलत, इसको यदि आपने एक बार रिजॉल्व कर लिया, आपने समझ लिया, अब ये करते समय जो सिम्टम आएंगे दे ऑल आर पॉजिटिव इन वन सेंस। तो यदि मान लीजिए आप धूप में जाते हैं, आपकी बॉडी में रैसेज आते हैं, तो रैसेज आते हैं इसलिए कि आपकी स्किन के नीचे गंदगी जमी हुई है पहले से, शरीर उसको डिटॉक्स कर रहा है। धूप में ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपके शरीर में रैस पैदा कर दे। तो सभी पूरे सबके अंदर पैदा हो जाना चाहिए। 95% लोगों के, जो लोग धूप में रहते हैं उनको तो रैस होना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में क्यों हो रहा है? वाई आर यू? इसलिए है कि आपने अपने जीवन में जो खाया पिया था उससे जो टॉक्सिन बना, वो टॉक्सिन आपके स्किन के नीचे रखा हुआ है। जैसे धूप लगती है तो शरीर बोलता है कि इसको बाहर फेंको एंड फ्री योर गेट रिड योर बॉडी फ्रॉम दैट टॉक्सिन, हेल्प करने के लिए। तो आप समझते हैं बीमारी है, आप लगातार धूप तापते रहिए, अपनी डाइट वैसी रखिए, फास्टिंग रखिए, तो देखिए कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप उसको बीमारी समझ के डॉक्टर के पास चले जाते हो, फिर दवा देता है। हाँ जी बताइए। यस, बेतुल से बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैं मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर हमको जैसे लोहे का कुछ लग जाता है हाथों में चोट या पैरों में, हम्म तो
हम फ्रूट द्वारा ठीक हो सकते हैं कि हमको टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। फ्रूट से ठीक हो जाएंगे ना, फ्रूट खाते हैं तो? यदि आपकी डाइट 80-90-80% भी यदि फ्रूट और वेजिटेबल रॉ डाइट है तो नो नीड ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की जरूरत नहीं है। चोट लगी है? नहीं नहीं चोट नहीं लगी है ना, नहीं इसलिए जरूरत आपको पड़ेगी। समझ गया है। नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं जरूरत पड़ेगी। और बताइए। कभी वैक्सीन के ऊपर एक पूरा सेशन करेंगे, बहुत मज़ेदार होगा वो। और बहुत सारे जो हमारे वैक्सीन के मामले में, वैक्सीन भी एक दवाई है ना, वो भी दवाई है, केमिकल है, लाइव वायरस बैक्टीरिया से बनाया जाता है और उसके साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, तो वो कभी चर्चा करेंगे। और किसी का कोई सवाल है? तो ये एक क्वेश्चन और था, ये बोलते हैं कि जो धूप है वो मॉर्निंग की ही लेनी चाहिए, तेज धूप नहीं लेनी चाहिए, आफ्टरनून की और इवनिंग की, लेकिन एज लॉन्ग एज सहन हो रही है धूप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग की ही कभी भी ले सकते हैं। सुबह की धूप आप ज़्यादा देर तक ले पाते हैं क्योंकि उतनी वो सॉफ्ट रहती है थोड़ा, है ना। हाँ। तो कभी भी यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो दोपहर में 2 बजे की भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं हाँ, है। क्योंकि यहाँ अभी हाँ बर्लिन में तो हाँ मॉर्निंग में इतनी तेज नहीं आती है, लेकिन हाँ। दोपहर में ही आती है, तो वो दोपहर में ही ले पाते हैं, तो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बर्लिन में कितने घंटे का दिन है? अभी तो 6:15 बजा हुआ है शाम का। नहीं, टोटल जो डे लाइट कितने घंटे की रहती है? 3:30 का। कितना? अच्छा, अब मतलब मतलब आप बोल रहे हैं कि डे, कितने सेकंड दिन रहता है? हाँ, सन कितनी देर तक दिखता है आपके यहाँ अभी? अच्छा अच्छा, अभी तो अब तो समर शुरू हो गया है, तो अब तो ज्यादा अच्छा, समय थोड़ा तक बढ़ है, गया, मतलब अभी तो सुबह बढ़ शुरू हो जाता है और गया। रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धूप हार्डली 1 घंटे 2 घंटे, मतलब दिन तो रहता है पर धूप नहीं रहती है। चलिए, तो कभी भी लीजिए, लेकिन अच्छा समय है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लीजिए जब आपको सुविधा हो। ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं ये जो चाहता था वो एक्चुअली में वो कि सभी लोग जो जो जिस जिस कैटेगरी में लोगों ने भरा हुआ है वो अपना अनुभव, जैसे ग्रुप में डालते हैं अनुभव, कभी मेरे से पर्सनल भी लोग मैसेज कर लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है वो तो मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम है आप ग्रुप में ना शेयर करके यहाँ पे शेयर करेंगे तो उसमें 10 लोग और भी या मेरे को पर्सनल जो करते हैं, तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होती, जो भी सीरियसली इसको फॉलो करेगा तो शुरुआत में जो दिक्कतें तो उसको होंगी, तो वो ग्रुप में ना डाल के अभी कम से कम इधर पे इस सेशन में डालें, तो उससे क्या होगा पूछें तो बहुत सारे लोग उससे बेनिफिटेड होंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में कोशिश कीजिए कि जो भी दिक्कतें हैं वो अभी ग्रुप में ना डाल के, बाकी जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो अनुभव डाल रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो शायद किसी दूसरे के भी हों ना वो ना पूछ पा रहा हो, तो आप जब पूछते हैं तो या उसके साथ हो सकता है बाद में वो सब दिक्कतें आने वाली हों तो वो सब सॉल्व हो जाएंगी, तो एक साथ काफ़ी लोगों का मदद हो जाएगी, है ना। ठीक है, थैंक यू। ये कल मैं भी अपना और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, हो बिल्कुल। सकता है कल, क्योंकि एक आध दो दिन हो गए हैं, अभी पेट में बैठे बैठे थोड़ा हलचल हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल रिजल्ट कल जैसा भी होगा तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो लोग सेशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, और जो लोग को कुछ दूसरी बातें पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन अभी यहाँ समाप्त हो गया। 2 घंटे बाद जी, एनिमा ले सकते हैं? किसके खाने के? आहार के 2 घंटे बाद एनिमा? हाँ हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। जी सर, हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं ये बोलना चाह रही थी कि आज मेरा पेन बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुका है, एकदम ठीक ही हो गया तकरीबन। अच्छा, वो जो आर्थराइटिस का पेन था वो? हाँ, यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम हो रहा था, कल हाँ रात को तो सीवियर पेन था एकदम। हाँ हाँ, फिर धीरे 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 कम होता गया और एकदम ठीक हो गया। बधाई हो मेडिसिन आपको, नहीं ली, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक हो गया। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो लोग बोलते हैं कभी जीवन में कभी ठीक नहीं होता है, देखिए आपने खुद ही ठीक कर लिया, और अभी फिर कभी थोड़ा बहुत, अभी एकदम एक आध बार फिर आएगा वो बीच में, लेकिन यदि इसी तरीके से चलते रहेंगे तो वो एकदम से फिर खत्म हो जाएगा, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, वेल डन मैडम, थैंक यू। और बताइए। ठीक है, सभी को गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच।